आपको पता है 20 साल की सृष्टि गोस्वामी मुख्यमंत्री बन गई हैं। सृष्टि न सिर्फ मुख्यमंत्री बनी बल्कि उन्होंने सरकार के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की और अलग अलग विकास कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। काफी अच्छी बैठक हमारी हुई है, हमने सुझाव भी काफी अच्छे दिए हैं अंदर सभी विभागों को। अब हम जो हमारे जितने भी सुझाव होंगे हम पहले बाल आयोग को उसकी प्रति देंगे, फिर बाल आयोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन सबको रखेगा। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई लड़की राज्य की मुख्यमंत्री बनी। तो वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सृष्टि का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी जब उत्तराखंड विधानसभा पहुंची तो उनके स्वागत के लिए अधिकारियों की भीड़ मौजूद थी। इसके बाद विधानसभा भवन का कमरा संख्या नंबर 120 में दोपहर 12 बजे से 3 बजे नई सीएम सृष्टि ने अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बाल आयोग की पहल पर सृष्टि गोस्वामी को सरकार ने 1 दिन का बाल सीएम बनने का मौका दिया। देखिए, हम अपने जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं भविष्य की, हम ये चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हों और जो बेटियां हैं वो अपने आप को कहीं पर भी कम ना समझें। आज तमाम तरह के रिकॉर्ड हमारी बेटियां तोड़ रही हैं। सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं। वो रुड़की से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हैं। मई 2018 में वो उत्तराखंड बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री बनी थी। सृष्टि के पिता परचून की दुकान चलाते हैं और मां हाउसवाइफ हैं। -50 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में भी मॉस्को उबल रहा है। जिधर देखो उधर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हो रही है। हिंसक झड़पों की ऐसी तस्वीरें सिर्फ रूस की राजधानी मॉस्को से ही नहीं आ रही। रूस के 70 से ज्यादा शहरों में पुतिन सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से की ऐसी ही आग धधक रही है। पुतिन के कट्टर विरोधी नवाल्नी बर्लिन से मॉस्को लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रूसी कोर्ट ने अलेक्सी को 15 फरवरी तक जेल भेज दिया। इससे नाराज हजारों लोग 70 से ज्यादा शहरों में सड़कों पर उतर आए और पुतिन सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हिंसा की भी खबरें हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने बैटन चार्ज किया तो कई जगहों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पानी की बोतलों और अंडों से लेकर बर्फ के गोलों से पुलिस फोर्स को निशाना बनाया। नवाल्नी के समर्थन में पूरे रूस में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान रूसी पुलिस ने 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मॉस्को में 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग में 162 प्रदर्शनकारी अरेस्ट हुए। हाल के सालों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इसे सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है। रूस ने हिंसक प्रदर्शनों के लिए यूएस एम्बेसी को दोषी ठहराया है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश नवाल्नी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और रूस के खिलाफ प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। धूमी रमाए हैं हिटलर बाबा तो संगम की रेती पर बाइक दौड़ा रहे हैं ट्रंप बाबा। प्रयागराज के माघ मेले में आए इन संतों के ये नाम खूब चर्चा में हैं। जो बाइडेन के 46वें राष्ट्रपति बनने के बाद भले ही अमेरिका में ट्रंप युग खत्म हो गया हो, लेकिन संगम नगरी में ट्रंप का जलवा कायम है। यहाँ साकेत धाम आश्रम में ट्रंप बाबा सभी के चहेते बने हुए हैं। माघ मेले में आए ट्रंप बाबा के नाम से मशहूर साकेत धाम आश्रम के ये महंत कंचन दास हैं। मास्टर्स ऑफ कॉमर्स कंचन दास फटाफट अंग्रेजी बोलते हैं और इसी नाते उनके गुरु विनायक बाबा ने उनका नाम रख दिया ट्रंप बाबा। जो भी गुरुदेव जी कह दिए कि ये करना है सो करके आएंगे महाराज। अच्छा, कोई भी काम हो अक्षरशः पालन करता हूँ कि 2 दिन का काम 1 दिन पे ही हो जाए। और ये है दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर माधव दास, जो हमेशा गुरु के हर आदेश को पूरा करने की ठान लेते हैं। लिहाजा गुरु ने हिटलर बाबा का नाम दे दिया। नहीं, हमारे गुण तो नहीं है हिटलर जैसे, लेकिन जो है गुरु पीरों के मुख से जो है उपनाम जरूर दिए जाते हैं। हिटलर बाबा की एक खूबी ये भी है कि वो बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं और उन्हीं की तरह माघ मेले में धुंधकारी बाबा भी आए हुए हैं, जिनका असली नाम रामदास त्यागी महाराज है। तो वहीं संगम तट पर खाकी अखाड़े अयोध्या के कोतवाल गूगल बाबा भी पहुंच चुके हैं, जो चलते फिरते उठते बैठते गूगल रत रहते हैं और देश भर के साधुओं का डेटाबेस तैयार करते हैं। अभी मैं एक डाटाबेस क्रिएट कर रहा हूं कि विश्व भर में कहां कौन सा साधु तपस्या कर रहा है जो कि अखाड़े द्वारे का प्रमाणित साधु है। अब इन हाईटेक बाबा से भी मिलिए। ये वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं।
पूरे कैंप को सीसीटीवी से लैस भी कर रखा है। ये है साकेत-धाम पीठाधीश्वर जगत गुरु विनायका बाबा, जो हाईटेक बाबा के नाम से विख्यात है। वायरलेस सेट से हमको चिल्लाना नहीं पड़ता है। लोगों की सुरक्षा, जैसे कहीं हमें दिखा कि आग लगी है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी को कुछ व्यवस्था देनी है, तो इसके माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं। इसके द्वारा वो जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क कभी यहाँ मिलता नहीं है। बाबाओं के अजब गजब नाम और वेशभूषा से माघ मेले का रंग चटक हो गया है और संगम तट पर इन अजब गजब बाबाओं की साधना भीड़ भी बटो रही है, तो वहीं देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं को चौंका भी रही है। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में स्थित इसी कब्र को मुगल शहजादे दारा शिकोह की कब्र होने का दावा किया जा रहा है, जिसकी हत्या साल 1659 में औरंगजेब ने करवा दी थी। दिल्ली का मशहूर हुमायूं का मकबरा है, जो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ हुमायूं के साथ 140 अन्य कब्र हैं, जो मुगल शासकों और शहजादों के हैं। उन्हीं 140 में से एक दारा शिकोह के कब्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। दारा शिकोह की कब्र की पहचान का दावा दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर संजीव सिंह ने किया है। सबसे इधर वाली वो दारा की कब्र, देखो ये भी एक लॉजिकल तार्किक सोच है कि भाई अगर कमरा खाली है, डेड बॉडी आई, तो कमरे के बीच में जगह मिलेगी उसको। सामने दिखाई दे रहा है, यही दारा शिकोह का कब्र है। यानी ठीक सामने जो कब्र दिखाई दे रहा है, 3 कब्रें दिखाई दे रही हैं, जिसमें 2 अकबर के लड़कों की है, और सामने वाला जो इधर से जाते हुए जो सबसे पहले आता है, वो दारा शिकोह का कब्र है। अब इसको लेकर के कोई भ्रांति नहीं है, कोई संदेह नहीं है। यानी इतिहास में जो चीज अभी तक असमंजस की थी, जिससे पर्दा नहीं उठा था, उससे अब पर्दा उठ गया कि आखिरकार दारा शिकोह का कब्र कौन सा है। तो इसी हुमायूं के मकबरे में, इसी चेंबर के अंदर जो सामने कब्र दिखाई दे रहा है, वही दारा शिकोह का। भारत में दारा शिकोह को उदार चरित्र वाला मुगल शहजादा माना जाता है। दारा ने कई हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था, तो वहीं उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। दारा की कब्र को लेकर नए दावे के बाद केंद्र सरकार की तरफ से गठित कमेटी के सदस्यों ने 11 जनवरी को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का दौरा किया। बताया जा रहा है कि एएसआई कमेटी के ज्यादातर सदस्य संजीव सिंह के दावे से सहमत हैं। यानी अगर फैसला बहुमत के आधार पर होता है, तो समझिए कब्र की खोज पूरी हो गई। लुधियाना हो या अंबाला, इस वक्त हाईवे पर आपको ट्रैक्टर के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। सबकी तैयारी है दिल्ली पहुंचने की, और अब दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली की इजाजत भी दिल्ली पुलिस से मिल गई है। निकलेंगे अक्षरधाम से, हम यू टर्न लेकर फिर वापसी आएंगे। फिर यहाँ से जाएंगे हम आनंदपुर, आनंद विहार बस अड्डा, और फिर वहाँ से चले जाएंगे जो बॉर्डर लगता है आगे, अप्सरा बॉर्डर, उस पर चले जाएंगे। वहाँ से फिर गाजियाबाद की तरफ निकल जाएंगे। 26 जनवरी की परेड खत्म होते ही ट्रैक्टर रैली स्टार्ट होगी। किसानों को दिल्ली के 3 जगहों से ट्रैक्टर रैली की इजाजत है। सिंगू बॉर्डर पर 63 किलोमीटर का रूट, टिकरी बॉर्डर पर 63 किलोमीटर का रूट और गाजीपुर से 46 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। इन तीनों बॉर्डर पर बैरिकेड हटाए जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने की पाकिस्तानी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा भी किया। डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। इस बीच दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से मिलने पहुंचे कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के हजारों किसान 26 नवंबर से सिंघू, टिकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े हैं। सरकार इन कानूनों को 18 महीनों तक के लिए रोकने पर सहमत हो गई है, लेकिन किसान कानून को रद्द करने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिया है, लेकिन पाकिस्तान से रची जा रही साजिश के इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के लिए किसानों के ट्रैक्टर मार्च में सुरक्षा इंतजाम बड़ी चुनौती रहेंगे। जितने छात्र नहीं, उससे ज्यादा मदरसे। नेपाल बॉर्डर पर लगातार बढ़ती मदरसों की संख्या और बॉर्डर एरिया में बढ़ती देश विरोधी गतिविधियां। लगातार देश विरोधी तत्वों की धरपकड़ से अब यूपी पुलिस और एटीएस की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए यूपी एटीएस नेपाल बॉर्डर पर अपने थाने खोलने की तैयारी में है।
एडीजी जोन गोरखपुर भी कुछ दिन पहले नेपाल बॉर्डर पर उग रहे मदरसों को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। मोटा मोटी ये पकड़ के चलिए कि 300 से अधिक मदरसे इत्यादि खोले गए, जितनी की तो वैसे देखा जाए तो आवश्यकता भी नहीं, उतनी स्टूडेंट भी नहीं है। मतलब ताज्जुब की बात तो ये भी है। काफी समय से नेपाल की चीन से बढ़ती नजदीकियां भी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। अब ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर यूपी सरकार ने नेपाल सरहद के निकट एटीएस के थाने स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत बहराइच के नानापारा इलाके से होगी। नेपाल से देश विरोधी तत्वों की सक्रियता के लिहाज से बहराइच को संवेदनशील माना जाता है। जिले की करीब 110 किलोमीटर की खुली सीमा सुरक्षा एजेंसियां और सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। करीब 1 महीने पहले एटीएस के महानिरीक्षक जीके गोस्वामी ने थाने के लिए जमीन तलाशने को सीमा क्षेत्र का दौरा किया था। बहराइच के अलावा बलरामपुर, महराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी बाद में एटीएस के थाने खोले जा सकते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बलरामपुर से आईएसएस के एक आतंकी की गिरफ्तारी भी हुई थी। संत कबीर नगर से भी एटीएस ने एक रोहिंग्या आतंकी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के एम्स में भर्ती बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की हालत नाजुक बनी हुई है, तो दूसरी ओर पटना में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पिता के सेहतमंद होने के लिए विशेष पूजा कर रहे हैं, तो साथ ही लालू की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रहे हैं। तेज प्रताप पटना में अपने आवास पर 4 दिन से भागवत कथा करा रहे हैं, तो वहीं अपने कैंपेन में तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव की पुरानी तस्वीर के साथ उनकी कही पुरानी बात ट्वीट की है। ट्वीट में लालू के नाम से उन्होंने लिखा है कि जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिरों में घंटी कौन बजाएगा, जब इंसानियत ही नहीं बचेगी तो मस्जिदों में इबादत कौन करेगा। तस्वीरों के साथ लालू के इस कोट को देखते हुए तेज प्रताप ने रिलीज लालू यादव भी लिखा है। आपको बता दें कि लालू को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उनकी किडनी में भी परेशानी है। उनकी किडनी 25% ही काम कर रही है। बताया जा रहा है कि लालू यादव के फेफड़ों में पानी भर गया है और उनमें निमोनिया की पुष्टि हुई है। एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव की निगरानी में लालू यादव का इलाज हो रहा है। सांस लेने में तकलीफ के चलते लालू को आनंद फानन में रांची के रिम्स से एयर एम्बुलेंस लाकर दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। भारत माता की, भारत माता की। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम के अंदर बनने वाली है। असम में कुछ इस अंदाज में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुंकार भरी और सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने असम में अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। असम के कोकराझार में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को असम का विलन करार दिया और कहा कि असम में कांग्रेस ने सालों तक खूनी खेल खेला और असम को हिंसा और खून खराबे से केवल बीजेपी ही मुक्त कर सकती है। कि बोडो सब क्षेत्र जो कभी रक्त रंजित हुआ करता था, हथियार उठाने वाले लोग यहां हत्याएं करते थे, अपहरण करते थे। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही सालों में पूरे असम में सबसे विकसित क्षेत्र ये हमारा बोडो क्षेत्र होने वाला है। मित्रों, सबसे विकसित क्षेत्र। अमित शाह यहां बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन समझौते के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव में जीत को सत्ता का सेमीफाइनल करार दिया था कि जैसे सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है। जरा मुझे बताओ, जीतना है ना? सब लोग सहमत है ना? कोकराझार में हुंकार भर रहे अमित शाह ने यह भी दावा किया कि अगर असम में घुसपैठियों से, आतंकवाद से और प्रदूषण से मुक्त कर सकता है तो वो है पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार। तमिलनाडु में चुनावी शंखनाद कर चुके राहुल मोदी सरकार से आर पार के मूड में हैं। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन राहुल इरोड पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। राहुल ने रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर तंज कसा। वहीं चीन को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़े व्यापारियों के हित में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से देश के कानूनों, देश के किसानों और मजदूरों की स्थिति खराब होती जा रही है। China can see that every single action of the Indian government is designed to strengthen 5 or 6 big business people
and weaken India's real strength, the laborers, the workers and the weavers. जुलाहा समुदाय से बातचीत में राहुल ने यह भी दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मेड इन इंडिया शर्ट पहनने को मजबूर होंगे। I will go one step further. I can also guarantee you that if India's farmers, laborers, small and medium businesses were strong, then the President of China would be wearing a shirt made in India. राहुल ने किसान आंदोलन को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार का काम सीमा पर चीन को रोकना था, न कि दिल्ली बॉर्डर पर सत्याग्रही अन्नदाताओं को रोकना। इससे पहले राहुल ने ट्विटर पर एक अखबार का स्क्रीनशॉट शेयर कर तेल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर एनडीए सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी जी ने जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में जबरदस्त विकास कर दिखाया है। जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ममता की नाराजगी बताने के लिए काफी है कि जय श्री राम के नारे को सुनकर वो भड़क जाती हैं। कोलकाता में पीएम के कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगा तो ममता ने कुछ इस तरह अपनी नाराजगी जताई। अब इसी नाराजगी और ऐतराज ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से इतना गुस्सा क्यों आता है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अपनी गरिमा होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको देश ही नहीं दुनिया मानती है, उनके कार्यक्रम की एक गरिमा होती है। पर वहाँ पर राजनीतिक एजेंडा सेट करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान भी है। बंगाल के अंदर जय श्री राम का नारा स्वागत के लिए होता है। जब प्रधानमंत्री जी आए तब भी जय श्री राम का नारा लगा। प्रहलाद पटेल जी जो सांस्कृतिक मंत्री हैं वो आए तब भी जय श्री राम का नारा लगा। ममता जी आई तो भी जय श्री राम का नारा लगा। अब जय श्री राम के नारे में ऐसा क्या है जिससे उनका अपमान हो गया, जैसा कि उन्होंने कहा है। माना जा रहा है कि जय श्री राम के नारे के विरोध के पीछे ममता की तुष्टीकरण वाली वो राजनीति है जिसके जरिए वो बंगाल में मुस्लिम वोटों को हासिल करती रही हैं। बंगाल में 30% मुस्लिम मतदाता हैं। पॉलिटिकल पंडितों के मुताबिक ममता को अल्पसंख्यक वोट के छिटकने की आशंका सता रही है। यही वजह है कि वो बीजेपी के मंच पर जय श्री राम के नारे को स्वीकार करने से बच रही हैं। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर ममता के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। किसी दूसरे नेता को बुला के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बेइज्जती करना दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रधानमंत्री भी खामोश बैठे रहे। बीजेपी के नेता जय श्री राम का नारा इस तरह नहीं लगाते जिस तरह भगवान को इज्जत दी जाती है। वो तो जय श्री राम का नारा इस तरह लगाते हैं जैसे कोई हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और यही काम कलकत्ता के अंदर उन लोगों ने किया। इसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। इस पूरे विवाद पर ममता का तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर ममता का बचाव किया और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, राम का नाम गले लगा के बोले, ना कि गला दबा के। सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक धार्मिक नारेबाजी गलत है। ये कोई पहला मौका नहीं जब ममता ने जय श्री राम के नारे पर ऐतराज जताया है। अब देखना होगा कि ममता की इस नाराजगी से टीएमसी को चुनाव में फायदा मिलता है या फिर नुकसान। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। सफेद चादर से ढक गई घाटी। कश्मीर की पहाड़ियों में हिमवर्षा, बर्फ से ढकी वादियां। कश्मीर में पारा माइनस के नीचे पहुंचा। पहाड़ों पर बर्फ, झीलों में बर्फ, सड़कों पर बर्फ, दीवारों पर बर्फ।
हालात इस कदर हैं कि लोग घरों से बाहर छाता लेकर निकल रहे हैं ताकि बर्फबारी से बचा जा सके। ये जो बर्फबारी हुई है आज मंडी में लगभग 11 बजे से ये बर्फबारी शुरू हुई है। यहाँ पे तकरीबन 6 इंच बर्फ जो है जम गई है, तो गाड़ियों की आमदोरफ्त वो भी ठप है। हम इंतज़ामिया से भी अपील करते हैं कि लोगों को राशन, बिजली, पानी ये मुहैया कर रहे हैं ताकि ये लोगों को परेशानी ना हो। श्रीनगर के हालात भी पुंछ से जुदा नहीं हैं। श्रीनगर में भी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सड़कों से बर्फ हटाने में मुश्किलें हो रही हैं। बर्फबारी से जन्नते कश्मीर में जिंदगी दुश्वार हो गई है। कश्मीर बर्फीली हवाओं की चपेट में है। सर्द हवाएं शरीर को चीरने का काम कर रही हैं।